हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। नो आज के इस वीडियो में हम पीएसआईआर के डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव के डे 5 के वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड की जा चुकी है, आप उन्हें वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इन क्वेश्चंस के मॉडल आंसर पीडीएफ्स ओनली आईएएस पीएसआईआर के टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, आप उसे वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो पे बढ़ते हुए सबसे पहले हम समझते हैं कि डे 5 का हमारा मेन टॉपिक क्या है। देखिए, आज का जो टॉपिक है इट इज रिगार्डिंग इक्वालिटी। तो इक्वालिटी के टॉपिक के आसपास में आपको दो क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको साथ में लिखने को बोले गए थे पहले। नाउ इक्वालिटी में तीन मेन टाइप की इक्वालिटीज हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन है: सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। सबसे पहले तो सेकंड जो पार्ट है वो है इक्वालिटी और फ्रीडम के बीच का जो रिलेशनशिप है, हमें उस चीज को समझना है। एंड थर्ड चीज, देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज अफर्मेटिव एक्शन। इसे ए कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में, अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन के बारे में भी यूपीएससी काफी ज्यादा सीरियस है और यूपीएससी इसके ऊपर रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछता है। तो हम भी अपने इस पर्टिकुलर डिस्कशन के अंदर और जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं उन क्वेश्चन के थ्रू अफर्मेटिव एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे, इक्वालिटी और फ्रीडम के बीच का जो कंसेप्ट है उसे समझने की कोशिश करेंगे, और जो वेरियस टाइप की इक्वालिटीज होती है उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के थ्रू मेरी कोशिश ये होगी कि आपके सिर्फ ये दोनों क्वेश्चन ही नहीं, बट जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है, वो सारे के सारे टॉपिक्स भी आपके क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। द क्वेश्चन इज एनालाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ अफर्मेटिव एक्शन एंड ब्रिंगिंग अ फेयर इक्वालिटी रेजिम। 10 मार्क का क्वेश्चन है जिसे हमें 150 वर्ड्स के अंदर कंप्लीट करना है। तो देखिए, क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जहां पर जो अफर्मेटिव एक्शन है इसकी इंपॉर्टेंस को पूछा जा रहा है। अगर हम किसी सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी को प्रमोट करना चाहते हैं, अगर हम एक सोसाइटी के अंदर हर एक पर्सन को इक्वालिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए अफर्मेटिव एक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, इस चीज को पूछा गया है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से फ्रेम किया गया है कि आपका जो ये एंटायर टॉपिक है अफर्मेटिव एक्शन का, वो सारा का सारा एक टॉपिक के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा, एक क्वेश्चन के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। एंड दैट विल बी माय कोशिश कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के थ्रू, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के थ्रू आपका ये टॉपिक मैं कंप्लीट करा सकूं। सबसे पहले देखिए, मेन कंसेप्ट पे जाने से पहले मैं आपको सीधे शब्दों में बताता हूं कि अफर्मेटिव एक्शन होता क्या है। देखिए, जब भी एक सोसाइटी होता है, सोसाइटी हमेशा इक्वल नहीं होती है। सोसाइटी में कुछ ना कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जो कि डिसएडवांटेज सेक्शन होते हैं, या फिर उसे हम डिप्राइव्ड सेक्शन कह सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जो कि काफी ज्यादा मार्जिनलाइज्ड होते हैं। ठीक है, मार्जिनलाइज मतलब कि उनके पास उतने रिसोर्सेस नहीं होते हैं जो कि बाकी सोसाइटी के लोगों के पास होते हैं। ठीक है, तो इन सोसाइटी, जो ये सोसाइटी के लोग हैं, जिसे आप पुअर लोग कह सकते हैं, वल्नरेबल लोग कह सकते हैं, इनको अपलिफ्ट करने के लिए जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, इनको अपलिफ्ट करने के लिए जो भी काम किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, डिफरेंट सोसाइटीज के द्वारा, उन कामों को बोला जाता है अफर्मेटिव एक्शन। आई होप आप इस चीज को समझ गए। सो अफर्मेटिव एक्शन का सीधे शब्दों में सिंपल सा मतलब यह है कि जो भी मार्जिनलाइज्ड, पुअर या वल्नरेबल लोग हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए आप जो जो काम कर रहे हो, दोज थिंग्स आर कॉल्ड एज अफर्मेटिव एक्शन। ये था सिंपल वर्ड्स में। अब हम इसे हल्का सा टेक्निकल वर्ड्स में समझते हैं कि एग्जैक्टली हमें आंसर के अंदर इसको किस तरीके से मेंशन करना है। देखो, जब आप अफर्मेटिव एक्शन का जो कंसेप्ट देखोगे, तो अफर्मेटिव एक्शन को आप कंसेप्ट को आपको लिंक करना है एफईओ से, मतलब कि इसे कहते हैं फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, मतलब कि अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के लिए कोई अफर्मेटिव एक्शन लेना है, तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम यह होना चाहिए कि हमें उसे फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसे कि जस्ट सपोज देयर आर टू पीपल, ए है और बी है, मान लो दोनों बच्चे हैं। ठीक है, ए के पास सारे के सारे रिसोर्सेज प्रेजेंट है, बी के पास रिसोर्सेज बहुत ही कम प्रेजेंट है। ठीक है, दोनों एक कॉमन एग्जामिनेशन के अंदर बैठना चाहते हैं। ठीक है, यूपीएससी मान लो कि एग्जामिनेशन है जिसके अंदर दोनों अपीयर होना चाहते हैं। नाउ क्या ये फेयर होगा कि ए के पास जो सारे रिसोर्सेस हैं वो, और बी के पास जो सारे रिसोर्सेस नहीं है वो, दोनों साथ में एग्जामिनेशन दे? राइट, ये फेयर नहीं होगा। तो फेयर करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये करनी होगी कि बी को वो सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करा दो, रिसोर्सेज उसको अपलिफ्ट कराओ, रिसोर्सेज को प्रोवाइड करो, ताकि उसके जो रिसोर्सेज हैं वो ए के बराबर आ जाए। तब दोनों के पास जो अपॉर्चुनिटी है वो इक्वल होगा, तब दोनों अपने मेरिट को प्रॉपर्ली शो कर सकते हैं, और उसके बाद जब वो एक कॉमन एग्जामिनेशन के अंदर बैठेंगे, देन दोनों ही अपने अपने मेरिट को शो कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। मतलब कि जो डिसएडवांटेज सेक्शन है सोसाइटी का, उसको आप रिसोर्सेज प्रोवाइड करो ताकि वो अपलिफ्ट हो, उसके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी आए, और तब जाकर वो बाकी लोगों के साथ कंपीट कर सके। तो आई होप आप फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मीनिंग समझ गए। अब देखो, जो फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, इसका जो कंसेप्ट है, इट वाज गिवन बाय जॉन रॉल्स। ठीक है, जॉन रॉल्स के बारे में हमने पहले भी बात कर रखी है। सो जॉन रॉल्स ने इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को दिया था, जहां पर वो ये बोलते हैं कि किसी भी सोसाइटी में
जब भी आपको कोई भी एग्जामिनेशन करना है या फिर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को सेलेक्ट करना है तो दैट शुड बी बेस्ड ऑन मेरिट। वो मेरिट के बेस पे होना चाहिए, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो वहां पर नहीं होना चाहिए। सो अगर हमें मेरिट को प्रमोट करना है तो मेरिट को प्रमोट करने के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी लोग उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को या फिर टेस्ट को दे रहे हैं सबके पास पहली बात तो इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, और सेकंड चीज जब इक्वल अपॉर्चुनिटी वाली बात हो गई तो किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ भी ना हो, मतलब किसी को भी कोई फेयर एडवांटेज ना मिले या फिर अनफेयर एडवांटेज ना मिले। ठीक है, अगर ऐसा होता है, अगर ये दोनों ही चीजें कंप्लीट होती हैं तब हम कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर सिस्टम जो है वो फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को प्रमोट कर रहा है। सो आई होप आप इस चीज को समझ गए। वंस अगेन रिवाइजिंग द कंसेप्ट कि फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के अंदर दो मेन कंसेप्ट आते हैं। पहली चीज तो रिसोर्सेस सबके पास होनी चाहिए, मतलब जो लोग भी उस एग्जाम को जो लोग भी उस टेस्ट को दे रहे हैं सबके पास इक्वल रिसोर्सेस होने चाहिए। और सेकंड चीज किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, मतलब कि जो एलीट क्लास है, जो अपर क्लास है, उनको किसी भी तरीके का अनफेयर एडवांटेज ना मिले। अगर ये दोनों चीजें हैं तो दैट थिंग इज कॉल्ड एज फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तब कोई भी पर्सन भले ही वो सोसाइटी में बैक में क्यों ना हो, बैकवर्ड क्यों ना हो, डाउन ट्रोडन क्यों ना हो, तब वो भी आगे आकर कंपीट कर सकता है। ठीक है, और यही हमारा मेन एम है कि अगर सोसाइटी के अंदर हमें इक्वालिटी को मेंटेन करना है तो हमारे लिए अफर्मेटिव एक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है। तो अफर्मेटिव एक्शन का सीधा सा मतलब है फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। उसके अंदर हमने ये दोनों चीजें डिस्कस कर ली। तो आई होप आपका जो मेन कंसेप्ट था वो क्लियर है। तो इंट्रोडक्शन को जो आप स्टार्ट करोगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के, तो आपको यही चीज बतानी है कि एग्जैक्टली अफर्मेटिव एक्शन है क्या, किस तरीके से अफर्मेटिव एक्शन को हम फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के साथ कंसेप्ट कर सकते हैं। देन आप जॉन रॉल्स का कंसेप्ट लेकर आ सकते हैं। आप बता सकते हैं कि किस तरीके से जॉन रॉल्स ने दो चीजों के बारे में बात की। पहली बात तो सबको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराने हैं, और दूसरी चीज डिस्क्रिमिनेशन जो है सोसाइटी के अंदर नहीं होनी चाहिए। द मोमेंट ये दोनों चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली जो अफर्मेटिव एक्शन है वो भी कहीं ना कहीं कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब इंट्रोडक्शन से आगे बढ़कर अब हम इस क्वेश्चन के बॉडी को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि बॉडी के अंदर क्या क्या मेंशन करना है। तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि देखो जो अफर्मेटिव एक्शन है, अफर्मेटिव एक्शन का मतलब क्या है। अगर एक पर्सन रिच है और एक पर्सन पुअर है तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो रिच को आप छोड़ दो बट पुअर को आपको अपलिफ्ट करना है। सो अफर्मेटिव एक्शन का सीधा सा मतलब यही है कि इस पुअर को आपको कुछ स्पेशल कंसेंसस प्रोवाइड करने पड़ेंगे, राइट, स्पेशल कंसेशंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे, मतलब कुछ ऐसी चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी जो अभी रिच को प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं। अगर हम इक्वालिटी की बात करें, आपको याद होगा मैंने आपको इक्वालिटी वर्सेस इक्विटी का कंसेप्ट समझाया था। देखो फिर से समझते हैं इक्वालिटी वर्सेस इक्विटी का कंसेप्ट क्या है। मान लो कि दो लोग हैं ए और बी, ठीक है, ए के पास मान लो 10 रुपए हैं, बी के पास 20 रुपए हैं। ठीक है, सेम चीज दूसरे सिनेरियो में भी है, ए के पास 10 रुपए, बी के पास 20 रुपए है। सबसे पहले हम समझते हैं इक्वालिटी क्या होगा। देखो इक्वालिटी का मतलब ये है कि मान लो ए और बी दो पर्सन है, ए के पास 10 रुपए हैं, बी के पास 20 रुपए हैं। मान लो कोई सी पर्सन आता है, मान लो ये गवर्नमेंट है, सी इज गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट बोलती है कि मैं ऐसा करूंगा, मैं सबको 50-50 रुपए दे दूंगा। ठीक है, सबको 50 रुपए दूंगा, तो ए को भी 50 रुपए मिलेंगे और बी को भी 50 रुपए मिलेंगे। तो ए के पास अब कितने हो गए 60 और बी के पास अब कितने हो गए 70। तो क्या ये इक्वालिटी हुई? क्या ये इक्वालिटी हम इसे कह सकते हैं? देखो ए के पास जिसके पास ऑलरेडी कम थे अभी भी कम है, बी के पास जो ऑलरेडी ज्यादा थे वो अभी भी ज्यादा है। सो रिच हैज बिकम रिचर एंड पुअर इज स्टिल पुअर, राइट। इसे कहते हैं इक्वालिटी का कंसेप्ट। अब देखिए इक्विटी का मतलब क्या होता है। इक्विटी में भी सेम हम एग्जांपल लेते हैं। मान लो ए और बी है, ए के पास 10 रुपए हैं, बी के पास 20 रुपए हैं। वंस अगेन सी यानी कि गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट बोलती है कि मैं इस बार सबको इक्वल पैसे नहीं दूंगा बट मैं ये इंश्योर करूंगा कि सबके पास कम से कम 50 रुपए हो, कम से कम 50 रुपए। तो ए को कितने रुपए देगा वो? ए को 40 रुपए देगा, और बी को कितने रुपए देगा? 30 रुपए देगा। अब देखिए ए के पास भी 50 रुपए है और बी के पास भी 50 रुपए है। नाउ ये प्रॉपर इक्वालिटी हो गई, राइट। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं इक्विटी। इक्विटी का मतलब है जिसको जितना चाहिए उसको उतना प्रोवाइड करो। तो स्पेशल कंसेंसस का मतलब यह है, स्पेशल कंसेशन का मतलब यह है कि रिच जिसके पास ऑलरेडी रिसोर्सेस है उसे कुछ प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, बट जो पुअर्स है जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है उनको आप रिसोर्सेस प्रोवाइड करो ताकि वो भी प्रॉपरली कंपीट कर सके इस रिच क्लास के साथ। तो देखो आज की सोसाइटी के अंदर अगर हमें पुअर क्लास को अपलिफ्ट करना है, स्पेशल कंसेशन प्रोवाइड करना है, तो किस फील्ड में हम प्रोवाइड कर सकते हैं? एजुकेशन के फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में, देन आप प्रमोशन के फील्ड में, है ना, जॉब के फील्ड में, इन सब चीजों में आप कंसेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। द मोमेंट इनको कंसेशन मिलेगा तो इनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी धीरे धीरे उठेगी, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उठेगी तो ये भी आगे जाकर कंपीट कर पाएंगे रिच क्लास के साथ में, और यही हमारी सोसाइटी का मेन मकसद है। तो इसकी अगर आपको कुछ एग्जांपल्स लेने हो तो आप इंडिया का एग्जांपल ले सकते हैं।
इंडिया में दलित्स जो है, दलित क्लास जो है, उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है। रिजर्वेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं? ताकि उन्हें कुछ स्पेशल कंसेशंस मिल सके और इस स्पेशल कंसेशन को लेकर के वो अपने आप को अपलिफ्ट कर सके। सिमिलरली अगर आप यूएस की बात करें, यूएस में जो ब्लैक पीपल है जिनके साथ हिस्टोरिक काफी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उनको भी काफी सारे रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाती है। वो रिजर्वेशन भी काइंड ऑफ स्पेशल कंसेशन है ताकि वो अपने आप को अपलिफ्ट कर सके और सोसाइटी के अंदर उनकी जो वैल्यू है वो कंपैरेटिवली बढ़ सके। इसके अलावा अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 16 क्या बोलता है? आर्टिकल 16 में तो ये बोलता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है? अगर हम इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी से कंसेप्ट के साथ वो करें, कंबाइन करें, तो कहीं ना कहीं ये भी तो अफर्मेटिव एक्शन ही प्रोवाइड कर रहा है ना, जहां पर ये बोलता है कि जितने भी बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उन सबको हम रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे। रिजर्वेशन हम जॉब में प्रोवाइड करेंगे, प्रमोशन में प्रोवाइड करेंगे, अपॉर्चुनिटीज में प्रोवाइड करेंगे, एजुकेशन में प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो अपने आप को अपलिफ्ट कर सके, उनकी वैल्यूज इंक्रीज हो सके। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग लोग जो भी डाउन ट्रॉडन सेक्शंस हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए अलग अलग डिसीजंस ले रहे हैं। वो सारे के सारे डिसीजंस कंबाइन होकर अफर्मेटिव एक्शंस कहलाते हैं। और जो ये अफर्मेटिव एक्शंस हैं उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। अगर हम सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी को मेंटेन करना चाहते हैं, इक्वालिटी को प्रमोट करना चाहते हैं, तो अफर्मेटिव एक्शन जो है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब देखिए, अफर्मेटिव एक्शन की इंडियन सोसाइटी के अंदर क्या इंपॉर्टेंस रही है, इस चीज को शो करने के लिए आप एक कंपैरेटिव स्टडी को चेक कर सकते हैं। कंपैरेटिव स्टडी जो कि प्री इंडिपेंडेंस एरा और पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में लिटरेसी की बात करता है, लिटरेसी की बात करता है। ठीक है, तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं। देखो, जो स्टडी हुई थी उस स्टडी का नाम है इंडियाज ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे, जो कि 2011 में इसको रिलीज किया गया था। ठीक है, सो 2011 में जब रिलीज किया गया था तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो प्री इंडिपेंडेंस एरा के जितने भी लोग थे, जितने भी उस टाइम के बच्चे थे, उनको उन्होंने चेक किया कि उनकी लिटरेसी रेट कितनी है। ठीक है, और जब लिटरेसी रेट को जब उन्होंने चेक किया तो ये पाया गया कि जो एससी क्लास है उनकी लिटरेसी रेट 21% थी उस पर्टिकुलर टाइम में। ये हम प्री इंडिपेंडेंस एरा की बात कर रहे हैं, मतलब 1947 से पहले की बात कर रहे हैं। फिर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स थे उनकी लिटरेसी और कम थी, 17%। जो ओबीसी क्लास थी उनकी 37%। ये बहुत ही ज्यादा कम थी, राइट। जब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में आए तो हमने सबसे इंपॉर्टेंट क्या किया, हमने सोशल इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए एक सिस्टम लेकर आए जिसे कहते हैं रिजर्वेशन सिस्टम, राइट। रिजर्वेशन सिस्टम जिसके थ्रू हमने क्या किया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर बहुत सारी सीट्स को एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसीज के लिए, इन सब के लिए रिजर्व करना स्टार्ट कर दिया। तो जब सीट्स रिजर्व होनी स्टार्ट हुई तो ऐसे बच्चे जो कि इन पर्टिकुलर क्लासेस के थे, जिनके पास रिसोर्सेज कम थे, वो थोड़े से कम नंबर लाकर भी अपने आप को अपलिफ्ट कर सके, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर जा सके। जब वो उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर गए तो उनकी जो थॉट थी, जो उनकी थिंकिंग थी, ये सब भी प्रमोट होनी स्टार्ट हुई। तो टेक्निकली उनको अपॉर्चुनिटी मिला और उन्होंने उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी का सही इस्तेमाल किया। जब सही इस्तेमाल किया तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में इस पर्टिकुलर सर्वे के थ्रू ये पाया गया कि अब इन तीनों ही जो सेक्शंस है, एससी, एसटी एंड ओबीसी, इनकी जो कंबाइंड लिटरेसी है इट इज मोर देन 65%। Now this shows कि एक ऐसा सेक्शन जो 21%, 17%, 37% के आसपास में रिवॉल्व कर रहा था, अब वो 65%, मतलब कि हर 100 में से 65% जो है वो अब यहां पे लिटरेट है इस पर्टिकुलर सेक्शन का। देखिए, हम ये नहीं कह सकते दैट 65 इज अ वेरी गुड नंबर, बिकॉज वी कैन डू बेटर। हम 65 से आगे जा सकते हैं, बट वी हैव टू सी अ कंपैरेटिव असेसमेंट। हम जब कंपैरेटिव असेसमेंट देख रहे हैं तो एससी जो पहले थे, एसटी जो पहले थे, और ओबीसी का जो लिटरेसी का लेवल पहले था, उसके मुकाबले उसके मुकाबले काफी ज्यादा हम बेनिफिट हुए हैं, काफी ज्यादा हम आगे आए हैं। 20% के आसपास से वी हैव नाउ रीच्ड अराउंड 60% के आसपास में, राइट। तो ये शो करता है कि भारत के अंदर जो अफर्मेटिव एक्शन है वो बहुत ही बोल्डली काम किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है, और जिस तरीके से काम किया है उसने ये शो किया है कि इन डाउन ट्रॉडन सेक्शंस को भी काफी अच्छे से रिप्रेजेंटेशन मिली है। देखो, ये तो हमने देखा एजुकेशन के फील्ड में। अगर आप पॉलिटिक्स के फील्ड में भी देखो तो अभी के टाइम में ऑलमोस्ट 25%, यानी कि 1/4 ऑफ जो पार्लियामेंटेरियंस है वो या तो एससी या फिर एसटी क्लास से आते हैं। ये भी शो करता है कि उन्हें सिर्फ एजुकेशनली नहीं बट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी मिला है, उनको पॉलिटिकल पावर मिला है, राइट। जो डाउन ट्रॉडन सेक्शंस थे उसके कारण वो अपनी जो सोशल वेलबींग है, अपनी सोसाइटी है, अपने जो ट्राइब है, जो भी है, उनको अपलिफ्ट कराने में सक्सेसफुल हुए हैं, राइट। अब देखिए, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर आते हैं। उन स्कॉलर का नेम है योगेंद्र यादव। तो योगेंद्र यादव का कहना क्या है? योगेंद्र यादव का कहना यह है कि भारत ने क्या किया, अफर्मेटिव एक्शन को लेकर एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था जब उसने रिजर्वेशन सिस्टम प्रोवाइड किया। बहुत अच्छे चांसेस थे कि रिजर्वेशन सिस्टम फेल हो सकता था, राइट। रिजर्वेशन सिस्टम फेल हो सकता था। देखो, रिजर्वेशन सिस्टम फेल कैसे होता?
सबसे बड़ा फेलियर का काम ये होता कि अगर हम कुछ ऐसे बच्चों को सिलेक्ट कर लेते, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर, हेल्थ केयर के अंदर, जॉब्स के अंदर, जो कि केपेबल नहीं है, अगर हम सेलेक्ट कर लेते तो क्या होता, हमारी जो एफिशिएंसी थी हमारे कंट्री की, वो काफी ज्यादा डिक्लाइन हो जाती। लेकिन इसका पॉजिटिव साइड ये हुआ कि जो भी डाउन ट्रॉडन सेक्शंस थे, एससी, एसटी, ओबीसी, उन लोगों ने अपने आप को काफी ज्यादा अपलिफ्ट किया। ठीक है, उन्होंने इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी का सही इस्तेमाल किया एंड दे एक्चुअली मेड देयर लाइफ प्लस सोसाइटी की लाइफ को भी उन्होंने काफी ज्यादा बेटर किया। उन्होंने अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज किया, उन्होंने आसपास के लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज किया। यह शो करता है कि भारत के अंदर जो एक्सपेरिमेंट हुआ था अफर्मेटिव एक्शन का, दैट वाज हाईली सक्सेसफुल, नॉट जस्ट सक्सेसफुल बट वाज हाईली सक्सेसफुल। आई होप दिस मच इज क्लियर। तो हमने जितने भी अफर्मेटिव एक्शन के इंपॉर्टेंस थी उन सबको प्रॉपर्ली समझ लिया, हमने स्कॉलर्स के थ्रू, हमने एग्जांपल्स के थ्रू इस चीज को समझ लिया। अब हम समझते हैं इसके कुछ क्रिटिसिज्म्स। देखो, हर चीज के दो पहलू होते हैं। कोई भी चीज कभी भी कंप्लीटली 100% करेक्ट नहीं होती है, कोई भी चीज कभी भी 100% गलत नहीं होती है। सो हमें हमेशा एक बैलेंस अप्रोच रखना है। और क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन का कीवर्ड आपको याद है, इट वाज टू एनालाइज। एनालाइज करने का मतलब होता है कि हमें दोनों ही पक्षों को प्रॉपर्ली एनालाइज करना है। हमें समझना है कि क्या सच में सिर्फ एक ही फैक्टर है यहाँ पर या फिर सेकंड फैक्टर भी है। सो अफर्मेटिव एक्शन के पॉजिटिव चीजें तो हमने बहुत देख ली। अब हम इसे कुछ क्रिटिसिज्म्स को समझने की कोशिश करते हैं एज टू हाउ अफर्मेटिव एक्शन ने कुछ गलती भी की है हमारे इंडियन सोसाइटी के लिए। सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, इसका मतलब क्या है उसको समझते हैं। देखिए, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का मतलब यह है कि प्री इंडिपेंडेंस एरा में या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में भी क्या था, जो एससी, एसटी और ओबीसी थे, ये तीनों ऐसे सेक्शंस थे जिनके साथ काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ था पहले। उसके कारण उनके पास रिसोर्सेज कम थे, इसलिए वो कंपीट नहीं कर पाते थे। इसलिए उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया, उनको अपॉर्चुनिटी मिली, उनको रिसोर्सेस मिले, उन्होंने कंपीट करना स्टार्ट कर दिया। राइट, जब कंपीट करना स्टार्ट किया, लेकिन अगर आप अभी के टाइम में देखोगे तो आउट ऑफ एवरी 100 सीट मोर देन 50 सीट, 50 प्लस सीट जो है अभी के टाइम में, वो ऑलरेडी रिजर्व्ड है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ जॉब के अंदर 100 ओपनिंग्स निकलती हैं, ठीक है, और 100 ओपनिंग्स में अगर आप रिजर्वेशन का सिस्टम देखोगे तो एससी के लिए कुछ सीट्स रिजर्व्ड होंगी, एसटी के लिए कुछ सीट्स रिजर्व्ड होंगी, ओबीसी के लिए कुछ सीट्स रिजर्व्ड होंगी, कुछ ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व्ड होंगी। तो इन सब के बाद सिर्फ 40 प्लस सीट्स ही बचती है, जो बाकी जितनी भी जनरल पॉपुलेशन बच गई, जितनी भी जनरल पॉपुलेशन बच गई बाकी पूरे कंट्री की, उन सबको सिर्फ उन 40 सीट्स के लिए कंपीट करना है। तो अगर आप ध्यान से सोचिए, पहले जो ये जनरल कैटेगरी के लोग, जनरल इन द सेंस जो कि रिजर्व्ड नहीं है, जो कि अनरिजर्व्ड है, यूआर है, वो लोग पहले 100 सीटों पर रिजर्व करते थे, 100 सीटों पे कंपीट करते थे। राइट, लेकिन अब उनके पास कंपीट करने के लिए नंबर ऑफ सीट्स काफी कम हो गई। तो सबसे बड़ा जो अफर्मेटिव एक्शन का ड्रॉबैक ये रहा है कि उसने रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर दिया है कि अब कहीं ना कहीं जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो अनरिजर्व्ड है, उनके साथ ही डिस्क्रिमिनेशन होना स्टार्ट हो गया है। अब आप अनएम्प्लॉयड अगर लोगों की लिस्ट देखोगे तो उसके अंदर सबसे ज्यादा जनरल जो कैटेगरी के लोग हैं वो आपको मिलेंगे। जनरल कैटेगरी के लोग सबसे ज्यादा आपको डाउन ट्रॉडन्स में मिलेंगे। जो ईडब्ल्यूएस स्टार्ट किया गया है वो भी एक जनरल कैटेगरी का ही तो सब कैटेगरी है। इसका मतलब है कि ऑल्दो हम जनरल बोल रहे हैं, ऑल्दो हमने उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं किया है, बट स्टिल उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी बिल्कुल अच्छी नहीं है, और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब है कि हमें उन्हें अलग से एक रिजर्वेशन प्रोवाइड करना पड़ा। राइट, आई होप आप इस चीज को समझ रहे हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी इन सब के लिए या फिर सोसाइटी की जो डिसएडवांटेज सेक्शन है उनको अफर्मेटिव एक्शन प्रोवाइड करने के लिए हमारा जो खुद का जो बाकी पॉपुलेशन था वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट होना स्टार्ट हो गया। तो फर्स्ट जो क्रिटिसिज्म था वो ये था। सेकंड चीज, रिजर्वेशन का या फिर अफर्मेटिव एक्शन का एक और ड्रॉबैक ये है कि वो मेरिट को ध्यान में नहीं रखता। देखिए समझिए, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एक डॉक्टर्स का एक पोजीशन है, ठीक है, डॉक्टर्स का एक पोजीशन है फॉर एग्जाम्पल, और उस डॉक्टर्स के पोजीशन के लिए वी नीड 100 पीपल। ठीक है, अब 100 पीपल में जैसा हम जानते हैं कुछ सीटें एससी के लिए, एसटी के लिए और ओबीसी के लिए रिजर्व्ड होंगी। अब ये सीटें जो रिजर्व्ड है, सोचो आप देखते हैं थ्रू डिफरेंट एग्जामिनेशन जो जनरल का कट ऑफ होता है दैट इज हायर, और एससी एसटी का कट ऑफ होता है वो कंपैरेटिवली लोअर होता है। राइट, अब जब ये कट ऑफ जो लोअर होता है उसके थ्रू ये शो होता है कि ऐसे पर्सन जो कि जनरल कैटेगरी में, ठीक है, मतलब ज्यादा नंबर ला सकते थे, उनसे कम नंबर लाने वाले एससी, एसटी, ओबीसी ये लोग जो है वो लोग अपने रिजर्वेशन के बेनिफिट पर आगे जा रहे हैं। तो जो अच्छे लोग थे, जो ज्यादा नंबर ला रहे थे, उन्हें यहाँ पर प्लेस नहीं मिल रहा है, बट जो कम नंबर ला रहे थे उन्हें यहाँ पर प्लेस मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो इंडिविजुअल मेरिट है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो हो गई, डिक्लाइन हो गई। सेकंड चीज, जो इंडिविजुअल इनिशिएटिव है, मतलब जितने भी लोग आगे बढ़कर ये इनिशिएटिव ले रहे थे कि हमें और ज्यादा अच्छे से करना है, तो जो भी जनरल कैटेगरी के लोग थे उन्होंने ज्यादा नंबर लाए बट फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। बट जो एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं उन्होंने कम नंबर लाए, फिर भी उनका जो सिलेक्शन था वो हो गया। तो ये शो करता है कि जो इंडिविजुअल मेरिट है, इंडिविजुअल जो कंसेप्ट है, जो इंडिविजुअल जितने भी हमारे इनिशिएटिव है, वो सब कहीं ना कहीं डिक्लाइन होने स्टार्ट हो जाते हैं।
आई होप आप इस चीज को समझ रहे हैं। अब यहां पर हम थर्ड कंसेप्ट समझते हैं। देखो, अफर्मेटिव एक्शन का मेन मीनिंग ये था कि सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना है डाउन ट्रॉडन सेक्शंस को, राइट। बट अगर आप एक पर्टिकुलर सेक्शन देखिए, जैसे एससी है, ठीक है, फिर एसटी है, फिर ओबीसी, कोई भी सेक्शन ले लीजिए, उस ओबीसी, एससी एसटी या ओबीसी में जितने भी पूरी कम्युनिटी होती है, सबके सब डाउन ट्रॉडन नहीं होते हैं, राइट। कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जिन्होंने ओवर द टाइम खुद को अपलिफ्ट कर लिया है, बट स्टिल दे आर टेकिंग द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन, राइट। इसके कारण क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि टोटल एक सोसाइटी है जिसके अंदर टोटल 4 लोग हैं, ठीक है, ए बी सी डी। ना ए बी सी डी, मान लेते हैं कि ए काफी ज्यादा पुअर है, बी भी पुअर है, सी भी पुअर है, बट डी ने अपने आप को अपलिफ्ट कर लिया है, ठीक है, डी ने अपने आप को अपलिफ्ट कर लिया। अब मान लो हमें 100 रुपए बांटने हैं इन चारों के बीच में, ठीक है। अभी अगर मुझे चारों के बीच में बांटने हैं तो मैं कितने कितने रुपए दूंगा सबको, 25-25 रुपए दूंगा, राइट, सबको 25 रुपए दूंगा। बट अगर आप ध्यान से देखो तो डी ने तो अपने आप को इस केपेबल बना लिया है कि वो 25 रुपए खुद कमा सकता है। सो क्या हमें डी को अभी भी रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की जरूरत है? क्या हमें डी को अभी भी सपोर्ट करने की जरूरत है? नहीं, राइट, अभी हमें करने की जरूरत नहीं है। नाउ द मोमेंट हम डी को इस पर्टिकुलर लिस्ट से बाहर निकाल देंगे, अब देखो, अब हमें जो ये 100 रुपए थे अब सिर्फ 3 लोगों में बांटने हैं। अब हम तीनों को 33 रुपए दे सकते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, इन तीनों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इससे काफी ज्यादा बेटर हो जाएगी यहां पर, राइट। आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट एक कंसेप्ट लेकर आते हैं क्रीमी लेयर का। क्रीमी लेयर कंसेप्ट जो है वो ओबीसी में आता है, जहां पर बोला जाता है कि ओबीसी के सेक्शन के वो लोग जो कि अपने आप को अपलिफ्ट कर चुके हैं ओवर द इयर्स, उन्हें आप इस सेक्शन से निकाल दो, उन्हें क्रीमी लेयर के कंसेप्ट में डालो, ताकि उन्हें रिजर्वेशन मिले बट इतना ज्यादा ना मिले जो कि बाकियों को मिल रहा है। जो बाकी लोग हैं जो टेक्निकली डाउन ट्रॉडन है, जिनको सच में सपोर्ट की जरूरत है, उनको ज्यादा रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है, उनको ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करना है, उनको ज्यादा यहां पर हैंड होल्डिंग की जरूरत है, रादर देन आप पूरे के पूरे सेक्शन को इक्वली यहां पर ट्रीट करते रहो। इसका एक और क्रिटिसिज्म यह आता है कि देखो, जो भी हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशंस हुए हैं वो प्रेजेंट जनरेशन ने तो नहीं किए हैं, राइट। अब प्रेजेंट जनरेशन को जो देखो, जो जनरल क्लास है, जो जनरल क्लास का जो प्रेजेंट जनरेशन है, आप उन्हें कहीं ना कहीं पीनलाइज कर रहे हो बाय नॉट गिविंग देम इक्वल अपॉर्चुनिटीज। बिकॉज आप जो जितने भी सीट्स हैं वो एससी एसटी ओबीसी के लिए काफी सारी सीट्स रिजर्व कर दे रहे हो। तो पॉइंट इज, जो प्रेजेंट जनरेशन है उन लोगों ने तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया इनके अगेंस्ट में, तो इनके अगेंस्ट ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा भी बहुत सारे स्कॉलर्स का कहना है, राइट। जैसे प्रताप भानु मेहता का जो आपने नाम सुना होगा, प्रताप भानु मेहता सर जो है वो बोलते हैं कि जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसने कहीं ना कहीं घेटोइजेशन किया है। घेटोइजेशन मतलब कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको अपने अंदर ही सिकोड़ के रख दिया, मतलब दे आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ देयर शेल, बिकॉज उनका जो भी कंपटीशन है दैट हैज इंक्रीज्ड। और उनका जो कंपटीशन है वो सिर्फ इस चीज से इंक्रीज नहीं किया है कि उनके आपस में कितना कंपटीशन है, जनरल कैटेगरी के आपस में जितना कंपटीशन है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट द पॉइंट इज जो एससी एसटी ओबीसी यानी कि जो रिजर्व्ड लोग हैं, ठीक है, जो भी रिजर्व पॉपुलेशन है, उसके कारण भी जो कंपटीशन है काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है, ठीक है, बिकॉज सीट्स यहां पर रिजर्व हो गई है। बट देखो, ऑन दी अदर हैंड, ये चीज तो हम क्रिटिसिज्म है इसलिए हम इसको डिसाइड कर रहे हैं, हम इसको प्रॉपर्ली डिस्कस कर रहे हैं, बट आपको सेकंड साइड भी इसका देखना है, ठीक है। डोंट जस्ट गो विद द फ्लो, आप उसके दोनों साइड्स देखिए। बिकॉज देखो, ऑल्दो एससी एसटी ओबीसी ने इस चीज को डिक्रीज कर दिया है, नंबर ऑफ सीट्स को डिक्रीज कर दिया है, बट अगर आप ध्यान से सोचिए तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, राइट। ये चीज हमने ऊपर इसके बेनिफिट्स में डिस्कस किया हुआ है एज टू क्यों इनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करना, जो भी हमारे डाउन ट्रॉडन सेक्शन है हमारी कंट्री के, हमारे सोसाइटी के, उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि वो अपने आप को अपलिफ्ट कर सके, सोशली अपलिफ्ट कर सके, पॉलिटिकली अपलिफ्ट कर सके, इकोनॉमिकली अपलिफ्ट कर सके। और द मोमेंट वो अपने आप को अपलिफ्ट कर लेते हैं, उसके बाद तो ऑब्वियसली क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आता है, उसको आप उनसे हटा सकते हैं, राइट। आई होप आप समझ रहे हैं, हर चीज के दो पहलू होते हैं और आपको दोनों ही पहलुओं को प्रॉपर्ली समझना है, ठीक है, किसी एक पहलू को नहीं समझना है। और एक फाइनल जो क्रिटिसिज्म आता है वो आता है सुहास पालाशिकर के नाम से, पालाशिकर नाम के एक स्कॉलर है, उनके नाम से। उनका कहना ये है, देखो, रिजर्वेशन प्रोवाइड करना इज कंप्लीटली ओके, रिजर्वेशन प्रोवाइड करना इज एक्चुअली अ गुड थिंग, ताकि आप उन सेक्शन को अपलिफ्ट कर सको। बट द पॉइंट इज, अभी के टाइम्स में जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो एक पॉलिटिकल टूल बन गया है। मतलब जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो लोग साथ में मिलकर इस पर्टिकुलर रिजर्वेशन सिस्टम को यूज करते हैं अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, ठीक है, अपने वोट बैंक को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। तो क्या ये चीज सही है? नो, ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें इसे एटलीस्ट वोट बैंक की तरह यूज नहीं करना चाहिए, राइट। अगर आप महाराष्ट्र में मराठास का रिजर्वेशन देखो, मराठास ऑलरेडी एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, स्टिल दे आर आस्किंग फॉर रिजर्वेशन सिस्टम। उसके पीछे का रीजन क्या है? बिकॉज जो महाराष्ट्र की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उन्होंने उन्हें कहा था कि इफ आई विन दिस इलेक्शन आई विल प्रोवाइड यू रिजर्वेशन। सो अब वो रिजर्वेशन मांग रहे हैं। सिमिलरली जाट्स का रिजर्वेशन, ये भी उसी पर्टिकुलर सेंस में चल रहा है, राइट। तो ये शो करता है कि रिजर्वेशन सिस्टम तो ठीक है, बट रिजर्वेशन सिस्टम का गलत इस्तेमाल करना वो बिल्कुल भी सही नहीं है।
राइट। तो आई होप आप समझ गए कि हमने यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो अफर्मेटिव एक्शन था, अफर्मेटिव एक्शन के हमने बेनिफिट्स में भी डिस्कस किया, हमने उसके क्रिटिसिज्म को भी डिस्कस किया, हमने उन क्रिटिसिज्म्स को फाइट बैक करने की भी कोशिश की, हमने आंसर को बैलेंस आउट करने की कोशिश की एज टू हाउ अफर्मेटिव एक्शन जो है वो सोशल इक्वालिटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से अफर्मेटिव एक्शन के थ्रू हम सोशल इक्वालिटी को प्रमोट कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसे एक्चुअली रिवाइव कर सकते हैं, हम अपने सोशल इक्वालिटी का जो कंसेप्ट था उस चीज को। ठीक है, सो अपने कंक्लूजन के अंदर आपको इसी चीज को प्रूव करना है, आपको यही चीज बताना है कि किस तरीके से जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का मीन्स हो सकता है। बिकॉज देखिए, आप इस एग्जामिनेशन को तैयार कर रहे हैं, आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू सर्व इन द सोसाइटी इटसेल्फ। सोसाइटी में आपको अलग अलग सेक्शंस के लोग मिलेंगे, सो आपको अपने आंसर के अंदर ये शो करना है कि मैं रेडी हूं उन सोसाइटी के डिफरेंट टाइप के लोगों से, अलग अलग कम्युनिटी के लोगों से, अलग अलग सेक्शन के लोगों से एक साथ मिलने के लिए, सबके बेनिफिट के लिए काम करने के लिए, और सबको एक साथ अपलिफ्ट कराने की कोशिश करने के लिए। ठीक है, देखो, रिजर्वेशन को गलत प्रूव करना, रिजर्वेशन को सही प्रूव करना, ये दोनों ही चीजें गलत है। आपको रिजर्वेशन का मेन आइडिया समझना होगा। रिजर्वेशन का मेन आइडिया क्या है, अफर्मेटिव एक्शन का मेन आइडिया क्या है? वो आइडिया जो है वो है सोशल इक्वालिटी। अभी के टाइम में ये बात सही है कि हम पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो इस रिजर्वेशन के कंसेप्ट का, सोशल इक्वालिटी के कंसेप्ट का गलत इस्तेमाल कर रही है अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। बट द पॉइंट इज, इसका जो मेन आइडिया था, जिस आइडिया के कारण इसको हमारे आर्टिकल 16 के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अलग अलग जो लॉज हैं उनके अंदर डाला गया था, वो आइडिया बिल्कुल सही है। वो आइडिया है सोशल इक्वालिटी प्रमोट करना, जितने भी डाउन प्रोडक्ट सेक्शन है उनको फिर से अपलिफ्ट कराना, फिर से उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, आप उनको एक इक्वल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करना। राइट, यही तो हमारा मेन एम है। अगर हम कल को ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, जो भी ब्यूरोक्रेट बनेगा उसका भी तो मेन एम यही होगा ना कि सोशल इक्वालिटी प्रमोट करे। वो जितने भी डाउन टॉर्डन सेक्शंस हैं उन सबको अपलिफ्ट कराने के लिए अलग अलग स्कीम्स को आपको इंप्लीमेंट करना होगा। राइट, तो यही इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का भी मेन डिमांड था, और यही हमारी सोसाइटी की आज की मेन डिमांड है कि किस तरीके से हम अफर्मेटिव एक्शन को एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की तरह यूज कर सकते हैं। इसी चीज को आपने अपने आंसर के कंक्लूजन के अंदर यूज करना है। आई होप दिस मच इज क्लियर। आई होप आपके सारे के सारे जितने भी कंसेप्ट्स थे अफर्मेटिव एक्शन के अराउंड वो सारे कंप्लीट हो गए होंगे। दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ डे 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है दैट द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी एंड राइट्स हैव इवॉल्व्ड हैंड इन हैंड, एनरिचिंग ईच अदर। एग्जामिन। ठीक है, वंस अगेन लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। यहां पर दो कीवर्ड्स हैं। पहला बोलता है इक्वालिटी एंड राइट्स। कहने का मतलब ये है कि जो इक्वालिटी का कंसेप्ट है और जो राइट्स का कंसेप्ट है, आप जानते हैं दोनों ही पॉलिटिकल साइंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। और ये काफी जब से पॉलिटिकल साइंस की डिबेट स्टार्ट हुई है, पॉलिटिकल साइंस का जब से डिसिप्लिन स्टार्ट हुआ है, तब से ये दोनों कंसेप्ट साथ में चलते आ रहे हैं। तो बोला ये जा रहा है कि दोनों ही कंसेप्ट साथ में आ रहे हैं और दोनों ही साथ में इवॉल्व हुए हैं। मतलब जहां जहां पे इक्वालिटी आया है वहीं वहीं पर राइट्स का कंसेप्ट आया है, और दोनों ही इक्वालिटी और राइट्स ने एक दूसरे को काफी एनरिच किया है। मतलब जब हम इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली राइट्स के बारे में भी बात करते हैं, और जब राइट्स के बारे में बात करते हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम इक्वालिटी के बारे में भी बात करते हैं। इसी चीज को एग्जामिन करने को बोला है, इसी चीज को प्रूव करने को बोला है। हमें चेक करना है कि क्या सच में दोनों एक दूसरे के साथ साथ में चलते हैं, क्या सच में दोनों एक दूसरे को एनरिच करते हैं या फिर नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए, डायरेक्टली हम इस क्वेश्चन के अप्रोच पे चलते हैं। हम समझते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। इस क्वेश्चन को अप्रोच करने में आपको हमेशा जो ट्राई राइट्स का कंसेप्ट है, मतलब जो तीन राइट्स होते हैं, कौन कौन से राइट्स होते हैं? राइट्स, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। ये जो तीनों कंसेप्ट्स हैं, इन तीनों ही कंसेप्ट्स को साथ में लेकर चलना है। आपको बताना है कि किस तरीके से राइट्स, लिबर्टी और इक्वालिटी का कंसेप्ट जो है वो तब से चलता आ रहा है जब से हमने पॉलिटिकल साइंस की स्टडी स्टार्ट की है, या फिर जब से हमने पॉलिटिकल थ्योरी की स्टडी स्टार्ट की है। मतलब जो सबसे अर्लीस्ट स्कॉलर्स थे, आप प्लेटो को देख लीजिए, अरिस्टोटल को देख लो, वो भी तो राइट्स के बारे में बात कर रहे थे, वो भी तो लोगों की लिबर्टी और इक्वालिटी के बारे में बात कर रहे थे। राइट, सो यही वो कंसेप्ट है, यही वो तीनों मेन कंसेप्ट हैं जिसे हम एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस के कोर कंसेप्ट कह सकते हैं। ठीक है, कोर कंसेप्ट, बट स्टिल दीज थ्री आर स्टिल कंटेस्टेड कंसेप्ट। कंटेस्टेड कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि अभी तक हमारे पास राइट्स की कोई एक फिक्स डेफिनेशन नहीं है, लिबर्टी, इक्वालिटी, किसी की भी फिक्स डेफिनेशन जो है हमारे पास क्लियर नहीं है। तो ये शो करता है कि ऑल्दो इन चीजों के ऊपर डिस्कशन काफी सालों से, काफी हजारों सालों से चलती आ रही है, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू कम टू अ फाइनल कंक्लूजन। ठीक है, सो ये चीज आपको अपने इंट्रोडक्शन के अंदर मेंशन करनी है, ये चीजों किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर आप बात करेंगे इक्वालिटी के कंसेप्ट की, ठीक है, अगर आप इक्वालिटी समझो तो इक्वालिटी का मतलब क्या है कि हमें हर एक पर्सन को इक्वल ट्रीट करना है। बट इक्वल ट्रीट क्यों करना है? हमें हर एक पर्सन को इक्वल ट्रीट इसलिए करना है बिकॉज ऑब्वियसली हम क्या बोलते हैं, एवरी पर्सन इज अ ह्यूमन बीइंग एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इज इक्वल। तो हम यहाँ पर ह्यूमन राइट्स के कंसेप्ट को बात करते हैं। हम कहते हैं कि हर एक इंसान इक्वल है,
बिकॉज हर एक इंसान जो है वो एक ह्यूमन है, राइट? तो जस्ट बिकॉज अ पर्टिकुलर पर्सन इज अ ह्यूमन, दैट इज वाई एवरी पर्सन शुड हैव इक्वल राइट्स, राइट? तो हम बात की क्या हम बोलते हैं, इक्वल राइट्स होने चाहिए। मतलब कि हम यहां पर इक्वालिटी और राइट्स का कंसेप्ट जो है साथ में एक दूसरे के साथ लेके चलते हैं। पहली चीज तो अगर आप ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट देखोगे तो ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट इवॉल्व कहां से हुआ? इट इवॉल्व फ्रॉम थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स, ठीक है, नेचुरल राइट्स। सो ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट जो है थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स से आता है। और नेचुरल राइट्स क्या बोलता है? नेचुरल राइट्स बोलता है कि सबको इक्वली ट्रीट करना है। तो वंस अगेन देखो, राइट्स और इक्वालिटी के बीच में फिर से हमें एक कोरिलेशन मिल गया। सो आई होप आप समझ रहे हैं कि नेचुरल राइट्स का जो कंसेप्ट है वो इक्वालिटी के बारे में बात कर रहा है, और यहां पर जब हम इक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, इक्वालिटी ह्यूमन राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, राइट? राइट्स जो है वो इक्वालिटी के बारे में बात कर रहा है, इक्वालिटी राइट्स के बारे में बात कर रहा है। और जब हम किसी सोसाइटी को बेटर करने की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? एवरीवन शुड हैव इक्वल राइट्स। सो इक्वल राइट्स को फिर समझिए, 1 and 2। इक्वालिटी हमारा पहला कीवर्ड था और राइट्स हमारा दूसरा कीवर्ड था। सो इक्वल राइट्स यही कंसेप्ट है जिसे एक्चुअली हमें प्रूव करना है एज टू हाउ, किस तरीके से इवॉल्व हुआ, किस तरीके से इक्वालिटी और राइट्स जो है एक दूसरे के साथ चलना स्टार्ट हुआ, और किस तरीके से इक्वालिटी और राइट्स दोनों साथ में मिलकर हैंड इन हैंड चल रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका एवोल्यूशन हम स्टार्ट कैसे करें। तो अपने बॉडी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप यूज कर सकते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स का कंसेप्ट। थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स, थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स एक ऐसे इक्वालिटी की कंसेप्ट के बारे में बात करता है जहां पर वो बोलता है कि ऑल पीपल आर इक्वल, ऑल पीपल आर इक्वल। बट द क्वेश्चन कम्स, व्हाई? हर एक पर्सन इक्वल क्यों है? बिकॉज ऑल पीपल आर ह्यूमंस, ठीक है? मतलब इट इज प्रमोटिंग इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ एवरीवन बीइंग ह्यूमन। मतलब हर इंसान इंसान है, मतलब हर एक पर्सन जो है वो एक्चुअली एक ह्यूमन की तरह पैदा हुआ है। तो अगर हम पैदा अलग अलग तरीकों से नहीं हुए हैं तो हमारे राइट्स भी इक्वल होने चाहिए, राइट? तो यहां पर जो राइट्स का कंसेप्ट है वो इक्वालिटी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है? अगर आप एग्जाम्पल देखो तो एक अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फाइट किया गया था, राइट? जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फाइट किया गया था, क्या आप जानते हैं अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जो एक डिक्लेरेशन आई थी, डिक्लेरेशन के अंदर क्या लिखा हुआ था? दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मीनिंग ये है कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसलिए फाइट की गई थी बिकॉज अमेरिकन सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा था, ब्लैक वर्सेस व्हाइट, रिच वर्सेस पुअर, ये बहुत ज्यादा था। तो जब ये पर्टिकुलर वॉर हो गई तो उसके बाद एक जो स्टेटमेंट आया कि हर एक इंसान जब पैदा होता है तब इक्वल होता है, तो हम बाद में उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हैं, राइट? सो अगर आप देखें ध्यान से, यहां पर इक्वालिटी के बारे में बात की गई, एंड द मोमेंट इक्वालिटी के बारे में बात की गई तो सेकंड कंसेप्ट जो है वो ये बोला दैट बिकॉज एवरी पर्सन इज इक्वल सो एवरी पर्सन शुड हैव इक्वल राइट्स, राइट? इक्वल राइट्स या फिर सिमिलर वर्ड्स में सेम राइट्स, ठीक है? मतलब किसी भी दो पर्सन के पास अलग अलग राइट्स नहीं होने चाहिए, दोनों के पास इक्वल राइट्स होने चाहिए, सेम राइट्स होने चाहिए। Once again, there came a correlation between all men are created equal and equal people should have equal rights. Again, there is a correlation between equality and rights. सो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर ये था। सिमिलरली अगर आप देखोगे जो फ्रेंच डिक्लेरेशन हुआ था, जो फ्रेंच इंडिपेंडेंस स्ट्रगल हुआ था, देखो उसके बाद क्या हुआ, जब फ्रांस का जब इंडिपेंडेंस स्ट्रगल कंप्लीट हो गया उसके बाद उन्होंने एक डिक्लेरेशन निकाला, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सोसाइटी, ठीक है? ये कंसेप्ट निकाला। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के इस कंसेप्ट के अंदर एक स्टेटमेंट दिया गया दैट वंस अगेन ऑल मैन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स। वंस अगेन ध्यान दीजिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन बोलता है कि हर एक पर्सन जो है, ठीक है, वो पैदा भी हुआ इक्वल और अभी भी इक्वल है। इक्वल किस चीज में? इक्वल है राइट्स में। मतलब हमने यहां देखा अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में भी ये बोला जाता है कि ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल एंड एवरीवन शुड हैव इक्वल राइट्स, और फ्रांस रेवोल्यूशन में बोला जाता है ऑल मैन आर बॉर्न एंड आर फ्री इक्वल, एंड इक्वालिटी किस सेंस में? इक्वालिटी इन सेंस ऑफ राइट्स। तो आई होप आप एवोल्यूशन का फर्स्ट स्टेज समझ गए। फर्स्ट स्टेज हमने बात की सबसे पहले थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स के बारे में, और हमने कनेक्ट किया थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स को इक्वालिटी के साथ एज टू हाउ, किस तरीके से इक्वालिटी और राइट्स साथ में आ रहे हैं। इसके लिए हमने दो एग्जांपल दिए, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और फ्रेंच वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और दोनों के ही जो डिक्लेरेशंस आए थे उसमें कॉमन बात ये थी कि राइट्स और इक्वालिटी को दोनों ही प्रमोट कर रहे थे, राइट्स को और इक्वालिटी को साथ साथ में। सो जो आप अर्लीस्ट एवोल्यूशन का एग्जांपल दोगे राइट्स और इक्वालिटी की कोहेरेंस का, उसमें आप बताओगे कि किस तरीके से दोनों ही कंसेप्ट जो है एक साथ चल रहे थे। चलो अब हम आगे चलते हैं। देन केम द थ्योरी ऑफ लिबरलिज्म। लिबरलिज्म एक स्कूल ऑफ थॉट था जिसे कहते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म। नाउ क्लासिकल लिबरलिज्म बोलता है कि जितने भी पर्सन हैं वो सब के सब पर्सन रैशनल है, मतलब कि वो अपना सही बुरा सोच सकते हैं।
इसका मतलब है हर एक पर्सन के पास रीजन है। हर एक पर्सन के पास रीजन है, इसका मतलब है हर एक पर्सन को अगर हम इक्वल राइट्स प्रोवाइड करें तो वो बाकी काम खुद कर लेंगे। इसलिए जो क्लासिकल लिबरलिज्म वाला कंसेप्ट था उसने राइट्स को प्राइमेसी प्रोवाइड किया, सुप्रीमेसी प्रोवाइड किया ओवर इक्वालिटी। मतलब कि लिबरलिज्म का सीधा सा कहना यह था कि अगर अगर आप सबको इक्वालिटी प्रोवाइड कर दो, मान लो कि ए बी सी टोटल 3 लोग हैं, तीनों को आपने इक्वालिटी प्रोवाइड कर दिया। इक्वालिटी मान लो आपने 100 रुपए तीनों को दे दिए, ठीक है, 100 रुपए आपने दे दिए, लेकिन आपने तीनों को राइट्स प्रोवाइड नहीं किए। मतलब कि आपने ये राइट प्रोवाइड, मान लो आपने ए को बोला कि ठीक है तुम्हारे पास राइट है कि तुम इस पर्टिकुलर पैसों को फूड पे, एजुकेशन पे और हेल्थ तीनों पे खर्च कर सकते हो। बी को बोला कि तुम सिर्फ फूड पे खर्च कर सकते हो, और सी को बोला मान लो तुम सिर्फ हेल्थ पे खर्च कर सकते हो। द पॉइंट इज आपने तीनों को इक्वालिटी तो प्रोवाइड कर दी, बट आपने तीनों को राइट्स प्रोवाइड नहीं किया। तो अगर आपने राइट्स प्रोवाइड नहीं किया तो इक्वालिटी ज्यादा किसी काम की नहीं है, बिकॉज ए तो हर चीज पे पैसे खर्च कर सकता है, बट बी सिर्फ फूड पे खर्च कर सकता है, सी सिर्फ और सिर्फ हेल्थ पे खर्च कर सकता है। पॉइंट बीइंग, तो देखो ये चीज लिबरलिज्म का जो क्लासिकल लिबरलिज्म था उसने समझाने की कोशिश की कि राइट्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू इक्वालिटी। तो यहां पर हमारा पहली चीज आती है कि हमें डिसिमिलर एक व्यूज मिलने स्टार्ट होते हैं राइट्स और इक्वालिटी के बीच में, जहां पर राइट को ज्यादा सुप्रीम माना जाता है एज कंपेयर टू इक्वालिटी, और इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आता है सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट। अब हम बात करते हैं मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की। देखो मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट जो था वो बोलता है कि इक्वालिटी राइट्स तो ठीक है, बट इक्वालिटी कौन सा इक्वालिटी मिलना चाहिए? इक्वालिटी ऑफ आउटकम। इक्वालिटी ऑफ आउटकम का मतलब है जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए। जो प्रोसेस है वो इक्वल है या फिर नहीं है वो उतना फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे ये चीज चाहिए कि जो आउटकम है वो इक्वल हो, राइट? तो ये मार्क्स ऐसा क्यों बोलता है? देखो मार्क्सिज्म का अगर आप स्कूल ऑफ थॉट जानते हैं तो मार्क्सिज्म का जो मेन कंसेप्ट था वो इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर बेस्ड था, राइट? मार्क्स का ये मानना था कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है उन लोगों ने बाकी पूरी के पूरे सोसाइटी को अपने अंदर दबा रखा है, राइट? और अपने अंदर दबा के रखने के कारण जो इक्वालिटी का कंसेप्ट है वो भी कैपिटलिस्ट ने वो खुद बनाया है। जो राइट से कंसेप्ट है वो भी जो कैपिटलिस्ट क्लास है उन्होंने अपने तरीके से बनाया है। द पॉइंट बीइंग, देखो मार्क्स के हिसाब से इक्वालिटी और राइट्स कहती है उसे हम समझते हैं। मार्क्स के हिसाब से जो एक पर्टिकुलर सोसाइटी में इक्वालिटी और राइट्स का कंसेप्ट था वो कैपिटलिस्ट क्लास ने खुद अपने बेनिफिट के लिए बनाया था, ठीक है? तो क्या था? कैपिटलिस्ट क्लास ये बोलती थी कि एवरी पर्सन विल बी इक्वल, ठीक है, एवरी पर्सन विल बी इक्वल इन द मार्केट। मतलब कि मार्केट में किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब कि जस्ट सपोज देयर आर अ फ्यू थिंग्स, मान लो कि कुछ लोग हैं ए बी एंड सी, ठीक है? मान लो ए पुअर है, ठीक है, बी मॉडरेट है और सी रिच है। मान लो 3 लोग आते हैं और तीनों को एक सिंगल आर्टिफैक्ट खरीदना है, और आर्टिफैक्ट का मान लेते हैं प्राइस है 100 रुपए, ठीक है? तो मार्क्सिस्ट क्लास जो है वो ये बोलता है कि कैपिटलिज्म के अनुसार इक्वालिटी ये होगी कि जो भी पर्सन इसको ले जाए, मतलब जिसके पास भी पैसा है वो आके ले जाए। मान लो ए के पास सिर्फ 20 रुपए है, बी के पास 50 रुपए है, सी के पास 100 रुपए है, तो जिसके पास 100 रुपए है वो आके इसको इजीली ले जाएगा। नाउ ए और बी यहां पर जो है इन दोनों के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो इस चीज को खरीद सके, तो ये इक्वालिटी कैसे होगी? लेकिन कैपिटलिस्ट क्लास क्या बोल रही है? कैपिटलिस्ट क्लास बोल रही है भले ही ए हो, भले ही बी हो या फिर भले ही सी हो, तीनों में से जिसको भी खरीदना है खरीदो, बस प्राइस इसका जो है वो प्राइस इतना पे कर दो। जो भी इस प्राइस को पे कर सकता है उसका ये चीज हो जाएगा। ये कैपिटलिस्ट क्लास के लिए इक्वालिटी है। लेकिन मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट का बोलना ये है कि ये इक्वालिटी कैसे हो सकती है? ये इक्वालिटी जो है, ये इक्वालिटी तो कैपिटलिस्ट के सेंस में हुई ना, जिसके पास पैसा है उसके पास ज्यादा इक्वालिटी है, उसके पास ज्यादा राइट्स है यहाँ पर कंपैरेटिवली। जो पुअर पर्सन है उनके पास इक्वालिटी नहीं है, उनके पास कंपैरेटिवली राइट्स नहीं है। तो बेसिकली मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट का कहना यह था कि जो इक्वालिटी का कंसेप्ट है वो एक बूर्जुआ कंसेप्ट है। बूर्जुआ मतलब ये एलीट क्लास के लिए कंसेप्ट है, ये कॉमन पर्सन के लिए नहीं है। बिकॉज कहते हैं कि सोशल लाइफ में इक्वालिटी तब तक नहीं आ सकती जब तक इकोनॉमिक टर्म्स में इक्वालिटी ना आ जाए। मतलब जब तक 100 रुपए तीनों के पास नहीं होंगे तब तक कैसे हम ये डिसाइड करेंगे कि वो 100 रुपए का चीज कौन लेगा? अगर पहले 2 पर्सन्स इस चीज को लेने के काबिल ही नहीं थे, उनके पास इतने पैसे ही नहीं थे, तो ये इक्वालिटी कैसे होगी, राइट? ऐसा मार्क्सिस्ट जो स्कूल ऑफ थॉट है उनका कहना है। सो मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट यहां पर क्या बोलता है कि जस्ट बिकॉज हमने लॉ के अंदर ये लिख दिया कि हर एक पर्सन इक्वल है, इसके थ्रू हर एक पर्सन इक्वल नहीं बनेगा, ठीक है? सिर्फ लॉ में लिखने से कोई फायदा नहीं होगा इस चीज में। हमारा मेन एम ये है कि अगर हमें सोशल लाइफ में इक्वालिटी लानी है तो सबसे पहली चीज जो है वो प्रॉपर्टी राइट्स वाला जो कंसेप्ट है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, राइट? आप 1 सेकंड देखिए, मार्क्सिस्ट का यहाँ पर मेन अटैक किस पे हुआ है? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर, राइट? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि द मोमेंट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सोशल इक्वालिटी लाइफ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज हर एक पर्सन के पास अब पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे। किसी एक पर्सन के पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं होंगे और कुछ इस तरीके का नहीं होगा कि कुछ पर्सन के पास पैसे हैं बाकियों के पास पैसे नहीं है, ऐसा नहीं होगा। और जब ऐसा होगा तभी ट्रू सेंस में यहाँ पर इक्वालिटी आ पाएगी।
तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर आंसर को हम अप्रोच कैसे कर रहे हैं। फिर से याद करो, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन पूछ रहा था कि इवोल्यूशन हुआ है इक्वालिटी और राइट्स का, और इक्वालिटी और राइट्स जो है हैंड इन हैंड चल रहे हैं। ठीक है, हैंड इन हैंड चल रहे हैं। हमें इसी चीज को एक्सप्लेन करना था, इसी चीज को हमें एग्जामिन करना था। तो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स के बारे में बात की। हमने बताया किस तरीके से वहां पर इक्वालिटी और राइट्स दोनों हैंड इन हैंड चल रहे हैं, दोनों साथ में साथ चल रहे हैं। फिर हमने क्लासिकल लिबरलिज्म के बारे में बात की। हमने बताया कि कैसे वहां पर राइट्स को ज्यादा सुप्रीमेसी दी गई थी इक्वालिटी के पर्सपेक्टिव में, इक्वालिटी के कंपैरिजन में। फिर हमने मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के बारे में बात की। हमने बात की कि वहां पर इक्वालिटी को अपॉर्चुनिटी, मतलब इक्वालिटी को इंपॉर्टेंस तो दे रहे हैं, बट वहां बोल रहे हैं कि इक्वालिटी ऑफ आउटकम होनी चाहिए। ठीक है, मतलब सिर्फ इक्वालिटी को नहीं। तो यहां पर क्या हुआ, इक्वालिटी का जो एक फर्दर सब डिवीजन है, सब डिवीजन आने स्टार्ट हो गए। हमने बोला कि हमें ट्रू सेंस में इक्वालिटी तभी मिल सकती है जब इकोनॉमिक इक्वालिटी मिलेगी। मतलब सोशल लाइफ में इक्वालिटी लाने का सीधा सा मतलब है कि पहले आप इकोनॉमिकली सबको इक्वल करो, तभी आप सोशल लाइफ में इक्वालिटी ला सकते हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि हम किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है हमारा। राइट, देखो इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए एक और स्कूल ऑफ थॉट के बारे में बात करते हैं, फेमिनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, स्पेशली जो अर्ली फेमिनिस्ट थे। तो अर्ली फेमिनिस्ट में आप सबसे इंपॉर्टेंट स्कॉलर जो ले सकते हैं उनका नाम क्या है, मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट। ठीक है, अब मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट की अगर आप बात करोगे तो उनके पर्सपेक्टिव में क्या था, देखो उनके पर्सपेक्टिव में जेंडर जो है वो इररेलेवेंट है। इररेलेवेंट है क्यों? वो कहती है, देखो उनका कहना यह है कि हर एक पर्सन को आप ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करो। राइट, भले ही वो वुमेन हो, भले ही वो मेन हो, आप उन्हें ह्यूमन बीइंग्स ट्रीट करो। मतलब यहां पर इक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ जेंडर, मतलब कि अलग अलग जेंडर को भी आप सिंपली एक ह्यूमन बीइंग की तरह बात करो। और साथ ही साथ बोला गया कि सबको आप सेम राइट्स प्रोवाइड करो, मतलब कि सेम राइट्स। आपको राइट्स इसलिए प्रोवाइड नहीं करने हैं कि कोई पर्सन मेल है, फीमेल है, मैन है, वुमेन है, इसलिए नहीं प्रोवाइड करने हैं, बट रादर आपको प्रोवाइड इसलिए करने हैं बिकॉज सबके सब ह्यूमन बींग्स हैं। तो आपको उनको एजुकेशन के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर, लॉ के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, किसी भी चीज के अंदर जो भी राइट्स प्रोवाइड करने हैं सबको इक्वली प्रोवाइड करो, बी इट मेल, बी इट फीमेल। राइट, हर चीज को आपको प्रॉपर्ली प्रोवाइड करना है। साथ ही साथ जो फेमिनिस्ट स्कॉलर्स थे वो ये बोलते हैं कि देखो जो इक्वालिटी का कंसेप्ट जो अभी हमारे सोसाइटी में चल रहा है वो उतना ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिबल नहीं है, वो बहुत ही इनएडिक्वेट है। इनएडिक्वेट क्यों है? बिकॉज जो इक्वालिटी का कंसेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक लाइफ के लिए है। मतलब जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपकी इक्वालिटी का कंसेप्ट स्टार्ट होता है, लेकिन जो इक्वालिटी का कंसेप्ट है वो घर के अंदर तो होता नहीं है। मतलब जो प्राइवेट लाइफ है वहां तक तो होता नहीं है। और प्राइवेट लाइफ में आप जानते हैं उस टाइम में पैट्रियार्की का जो वो था, जो दबदबा था वो बहुत ज्यादा था। तो घर के अंदर मेल डोमिनेंट एक टाइप का घर होता था, या फिर सिंपल वर्ड्स में मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी। सो घर के अंदर मेल वॉज अबव फीमेल्स। राइट, अगर आप मेल को अबव बोलेंगे फीमेल से तो क्या ये इक्वालिटी हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। तो वॉलस्टोन बोलती है कि जो इक्वालिटी का कंसेप्ट जो हमने सोसाइटी के अंदर बना रखा है वो एक ट्रू सेंस में इक्वालिटी तो है ही नहीं, वो तो पूरी तरीके से इनएडिक्वेट है। राइट, सो अगर आपको इक्वालिटी प्रोवाइड करनी है तो सबसे पहले आप ये जेंडर वाला जो टर्म है, जो आप कहते हैं कि मेल के लिए ये इक्वल है और फीमेल के लिए ये इक्वल है, इस चीज को निकालो। आप ये मेल और फीमेल के बेस पर इक्वालिटी का, राइट्स का, इन सबके कंसेप्ट मत बनाओ। आपको जो भी कंसेप्ट्स बनाने हैं वो आप इस बात पे बनाओ कि कोई पर्सन ह्यूमन है, देन ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से उनको आप इक्वालिटी प्रोवाइड करो, उनको आप राइट्स प्रोवाइड करो। आई होप दिस मच इज क्लियर कि फेमिनिस्ट के टर्म्स में इक्वालिटी क्या थी। देन एवोल्यूशन को आगे बढ़ाते हुए अगर हम 20th सेंचुरी के आसपास में आएंगे तो 20th सेंचुरी में क्या होता है, बहुत सारे न्यू थ्योरीज आते हैं और वहां पर आते हैं कुछ राइट थ्योरिस्ट जो कि राइट को इंपॉर्टेंस देते थे। तो उनका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये आता है, उनको बोलना ये था कि देखो जब हम इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं तो सबको इक्वल बनाने के चक्कर में, जैसा हमने स्टार्टिंग में बात की थी ना कि जैसे अगर 3 लोग हैं ए, बी एंड सी, तो और ए के पास 100 रुपए है, बी के पास 50 रुपए है, सी के पास 20 रुपए है, तो सबको इक्वल बनाने के चक्कर में आपने क्या किया, सी को आपने 80 रुपए दिए, बी को आपने 50 रुपए दिए और ए को कोई भी रुपए नहीं दिया। तो राइट थ्योरिस्ट है, उनका यह मानना है कि ए ने ऐसी क्या गलती कर दी थी कि आप उनको कोई भी बेनिफिट प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, बी ने ऐसी क्या गलती की थी कि आप उनको कम बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हो, और सी ने ऐसा क्या अच्छा किया है कि आप इनको सबसे ज्यादा पैसे प्रोवाइड कर रहे हो। राइट, ये चीज कंसेप्ट आता है। तो राइट थ्योरिस्ट का कहना यह है कि जो इगैलिटेरियन सोसाइटी है, राइट, ये जो कंसेप्ट होता है इगैलिटेरियंस का या फिर वेलफेयर स्टेट का, फिर स्टेट इंटरवेंशन का, ये सब कंसेप्ट जो है ये बहुत ही आइडियल कंसेप्ट है। ये हर जगह पे 100% काम नहीं करेंगे। आपको क्या करना चाहिए, आपको सबको राइट्स इक्वल देने चाहिए, मतलब सबको आप इक्वल राइट्स दो, सबको ये छूट दो कि आप जो चाहो कर सकते हो। और इस चीज के बेसिस पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो स्कॉलर आते हैं जिनका नाम है रॉबर्ट नॉजिक एक एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ राइट्स का कंसेप्ट देते हैं। एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ राइट्स, राइट, आपको याद होगा यूपीएससी 2022 के पीएसआईआर के क्वेश्चन में
एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ आस्क वाज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वाज आस्क्ड, राइट। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुके हैं इसी पर्टिकुलर साल में। सो ये शो करता है कि जो जो अनआस्क्ड क्वेश्चंस थे, जो यूपीएससी अभी तक इनके ऊपर इतना क्वेश्चन नहीं पूछता था, अब इन चीजों के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आई होप आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर देखो, जब राइट थ्योरिस्टिक कंसेप्ट आता है, उसी के एक पार्ट थे रॉबर्ट नॉजिक, और रॉबर्ट नॉजिक बोलते हैं कि आप सबको एंटाइटलमेंट के बेस पर राइट्स प्रोवाइड करो, आप उनको राइट्स प्रोवाइड करो। इक्वालिटी की इंपॉर्टेंस कंपैरेटिवली कम हो रही है और राइट्स की इंपॉर्टेंस जो है ज्यादा हो रही है, ठीक है। अब यहां पर देखो, इनका कहना यह है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन को अपलिफ्ट करने के लिए आप किसी और सेक्शन को दबा रहे हो, ये भी चीज सही नहीं है बिल्कुल भी, राइट। सोशल जस्टिस प्रमोट करने के लिए, मतलब अगर हम डिसएडवांटेज सेक्शन को प्रमोट कर रहे हैं, बट उसके लिए अगर हम जनरल पॉपुलेशन जो है, बाकी पॉपुलेशन उनको दबा दे रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो नॉट राइट, राइट। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। तो यहां पर अगर आप देखो तो राइट्स का कंसेप्ट जो है वो बढ़ रहा है इक्वालिटी के ऊपर, मतलब राइट्स की सुप्रीमेसी बढ़ रही है इक्वालिटी के ऊपर। तो इस तरीके से राइट्स और इक्वालिटी के बीच का जो डिबेट है वो लगातार चलता आ रहा है, ठीक है। अब हम सबसे जो लेटेस्ट है, जो हमारे सोशल लिबरल्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि उनका कंसेप्ट क्या है इस चीज के बारे में। देखो, अब सोशल लिबरल्स का स्टेटमेंट ये है कि हमें राइट्स और इक्वालिटी को किसी एक को सुप्रीम बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज राइट्स और इक्वालिटी दोनों ही हैंड इन हैंड चल रहे हैं और ओवर द टाइम कितने ही सालों से, कितने हजारों सालों से साथ में चल रहे हैं। तो क्यों हम ऐसा कर रहे हैं कि किसी एक चीज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, किसी एक चीज की इंपॉर्टेंस डिक्लाइन कर रहे हैं? ये चीज सही नहीं है, राइट। हमें क्या करना चाहिए, हमें एक इक्विलिब्रियम बना के रखना चाहिए, राइट्स और इक्वालिटी को बैलेंस आउट करना चाहिए। दोनों ही चीजें सबको प्रोवाइड करनी है, बिकॉज दोनों ही चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं उनमें पहले है अमर्त्य सेन, सेकंड आप दे सकते हैं और डोरकिन को आप कंसेप्ट कर सकते हैं, थर्ड आप जॉन रॉल्स का एग्जांपल दे सकते हैं, राइट, जॉन रॉल्स का। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं उनका स्टेटमेंट ये है कि आपका मेन एम जो होना चाहिए वो राइट्स और इक्वालिटी दोनों को इक्वल बनाकर चलना है। ऐसा नहीं है कि राइट्स को सुप्रीम करना है, इक्वालिटी को डाउन कर देना है, या फिर इक्वालिटी को सुप्रीम करना है, राइट्स को डाउन कर देना है। ये दोनों ही चीजें सही नहीं है, बिकॉज ये दोनों कंसेप्ट ऐसे हैं जो कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे हमने देखा ना ओवर द इयर्स, जब इक्वालिटी बढ़ता है तो राइट्स भी बढ़ता है, और इक्वालिटी के बिना राइट्स की इंपॉर्टेंस नहीं है और राइट्स के बिना इक्वालिटी की इंपॉर्टेंस नहीं है, राइट। तो दोनों ही चीजों को हैंड इन हैंड लेके चलना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए अगर आप अमर्त्य सेन की बात करोगे, उन्होंने एक कैपेबिलिटी अप्रोच दी थी। कैपेबिलिटी अप्रोच, सबको केपेबल बनाओ, ठीक है, कैपेबल बनाओ, उसके बाद सबको इक्वल राइट्स दो। अगर आप डोरकिन की बात करो तो उन्होंने एक रिसोर्स इगैलिटेरियनिज्म का कंसेप्ट दिया था। जॉन रॉल्स को हम जानते हैं, उन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस प्रोवाइड की थी। इसके अंदर उनका डिफरेंस प्रिंसिपल था, आप जानते हो, थर्ड प्रिंसिपल जो था, राइट। ये सब चीजें क्या बात कर रही है, ये सब चीजें बात करती है कि किस तरीके से हम राइट्स को इक्वालिटी के साथ लेके चल सकते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है कि किसी एक को चूज करना है, दूसरे को छोड़ देना है, ये चीज बिल्कुल सही नहीं है। रादर हमें सबको इक्वालिटी भी प्रोवाइड करनी है, सबको प्रॉपर राइट्स भी प्रोवाइड करना है। अगर हमें इक्वालिटी प्रोवाइड करनी है तो सोशल फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में, हर एक फील्ड में प्रोवाइड करनी है। राइट्स प्रोवाइड करने हैं तो एजुकेशन में, हेल्थ में, जॉब्स में, अपॉर्चुनिटीज में, हर तरफ से प्रोवाइड करने हैं। द मोमेंट हम ऐसा करना स्टार्ट कर देंगे तो सोसाइटी के अंदर ऑटोमेटिकली इगैलिटेरियनिज्म भी आ जाएगा। जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सब भी सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। और जो मॉडर्न कंसेप्ट है, जो हमारा मॉडर्न टाइम्स है, वहां पर एक्चुअली रिक्वायरमेंट यही है कि राइट्स और इक्वालिटी को हम साथ में लेके चल सकें, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना आंसर फ्रेम करोगे, इस तरीके से अपना बॉडी फ्रेम करोगे। फाइनली जब आपको अपने आंसर कंक्लूड करना होगा, अपने आंसर को एंड करना होगा, तो हम क्या बताएंगे यहाँ पर, देखिए, आप यहाँ पर वंस अगेन चीजों को रीट्रेट करोगे कि राइट्स और इक्वालिटी की इंपॉर्टेंस दोनों के साथ में टुगेदर, ठीक है। जब तक दोनों साथ में है तब तक दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे। बट द मोमेंट राइट्स को हम इक्वालिटी से या फिर इक्वालिटी को हम राइट से, दोनों से अलग कर देंगे, तो फिर दोनों की इंडिविजुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रह नहीं जाएगी। देखो, मान लो किसी पर्सन को हम बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड कर देते हैं, बट अगर लोगों को इक्वालिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं तो कुछ लोगों के पास राइट्स होंगे, कुछ और लोगों के पास राइट्स नहीं होंगे, राइट। तो कुछ लोग काम कर सकते हैं, कुछ और लोग काम नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम सबको इक्वालिटी प्रोवाइड करते हैं बट सबको राइट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो वंस अगेन कोई फायदा नहीं होगा इक्वालिटी प्रोवाइड करने का। अगर कोई कुछ कर ही ना पाए, तो अगर उनके पास ये राइट ही नहीं है कि वो कुछ कर सकते हैं, तो फिर इक्वालिटी प्रोवाइड करने का फायदा क्या है, राइट। आई होप आप समझ रहे हैं इस चीज को। तो हमारे जितने भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए हैं, जितने भी पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हुए हैं, इन सबका मेन एम क्या रहा है? इन सबका मेन एम यही रहा है कि वो राइट्स और इक्वालिटी के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस को ढूंढ सके। पर ध्यान रखिएगा, ये परफेक्ट बैलेंस इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला, और ना ही हमारे पास कोई परफेक्ट बैलेंस है अभी तक। एम ये है कि हम इस परफेक्ट बैलेंस के पीछे चलते रहे, और हो सकता है कि आगे जाकर हमें कुछ ऐसा सिनेरियो मिल जाए कि हमें राइट्स और इक्वालिटी के बीच का कुछ इक्वल इंपॉर्टेंस मिल जाए, हमें कोई ऐसा मिडिल पाथ मिल जाए जिसके थ्रू हम राइट्स और इक्वालिटी दोनों को साथ में मेंटेन कर सकें। और वो चीज ऑब्वियसली ओवर द टाइम चल भी रही है, राइट। मॉडर्न टाइम्स के अंदर जैसा हमने देखा, जितने भी सोशल लिबरल थ्योरिस्ट हैं वो लोग क्या बोल रहे हैं कि राइट और इक्वालिटी को साथ में लेके चलना है। जो अमर्त्य सेन है, डोरकिन है, जॉन रॉल्स है, उन सब के कंसेप्ट यही प्रूव कर रहे हैं कि राइट्स और इक्वालिटी को साथ लेके चलना वही एक वे फॉरवर्ड है जिससे हम सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी को, सोसाइटी के अंदर इगैलिटेरियनिज्म को, कंसेप्ट को फिर से हम एक बार अपलिफ्ट कर सकते हैं। फाइनली
अपने आंसर को एंड करने से पहले आपको एक चीज बतानी है। देखिए, इक्वालिटी राइट्स को एंड राइट्स इक्वालिटी को, ये तो एनरिच करते ही है। मतलब इक्वालिटी तो राइट को एनरिच कर ही रहा है, राइट्स इक्वालिटी को एनरिच कर ही रही है, बट साथ ही साथ इक्वालिटी और राइट्स का जो डिबेट है वो एक टाइप से पॉलिटिकल साइंस को, पॉलिटिकल थ्योरी को भी ओवरऑल एनरिच कर रहा है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं। पॉलिटिकल थ्योरी का जो कंसेप्ट है वो भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा एनरिच होता जा रहा है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू एंड द आंसर। इस तरीके से आप अपने आंसर को अगर एंड करते हैं तो वंस अगेन, जैसा मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बताया था कि जिस चीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, अगर उसी चीज को आप एंड करते हैं तो आपका एक जो सिंगल फ्लो है, कॉमन फ्लो है, वो फ्लो मेंटेन होता है। और द मोमेंट आपका फ्लो मेंटेन होता है तो ऑटोमेटिकली जो एग्जामिनर होगा ही विल बी क्वाइट इंप्रेस्ड, बिकॉज आपका आंसर विल बी वेरी वेरी इजी टू रीड, इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप आपको दोनों ही क्वेश्चंस जो कि इक्वालिटी पे बेस्ड थे, दोनों ही चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो हमने अफर्मेटिव एक्शन का कंसेप्ट प्रॉपर्ली डिस्कस किया, दैट वाज वेरी वेरी क्रूशियल, स्पेशली फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। और दूसरा हमने इक्वालिटी और राइट्स के बीच का जो कोहेरेंस है, जो इनकी कॉन्टिन्यूटी है, उसको हमने डिस्कस करने की कोशिश की एज टू हाउ बोथ ऑफ दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और इन दोनों ही चीजों को अपलिफ्ट करते हुए, इन दोनों ही चीजों को साथ में लेके चलते हुए हमें इन आंसर्स को बनाना है, फ्रेम करना है। I hope every single thing has been cleared. आपके सारे डाउट्स क्लियर हैं, but still if you have any doubts, please do mention them in comment boxes. ठीक है? Thank you so much for listening to this video. See you in the next one.